ये पेपर मैं आप लोगों से 51 क्वेश्चन नंबर से सॉल्व करवाया हूँ 70 तक का पेपर आप देख रहे हैं। मध्य प्रदेश का है ये, मध्य प्रदेश का मेडिकल सोशल वर्क का ये क्वेश्चन पेपर है। ये क्वेश्चन पेपर आपके आगामी परीक्षा किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में मददगार होगा। साथ ही साथ यूजीसी नेट जून 2025 सोशल वर्क में भी आपके लिए मददगार साबित होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर एक प्रश्न के पीछे मैं आप लोगों को कुछ तथ्य बताऊंगा और उन तथ्यों को आप ज़रूर ध्यान में रखें क्योंकि इम्पॉर्टेंट होते हैं वो तथ्य। आगामी परीक्षा में एक प्रश्नों से कई प्रश्न बनाए जा सकते हैं। तो आज का पहला सवाल और एमपी का मेडिकल सोशल वर्क का क्वेश्चन नंबर 71 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता सकारात्मक अन्यारोपण की नहीं है। ये जो अन्यारोपण शब्द देख रहे हैं इसको हस्तांतरण भी कहा जाता है। इसका एक और नाम है जिसको हम लोग हस्तांतरण के नाम से संबोधित करते हैं। ठीक है, आप इसे भी जरूर ध्यान रखिएगा, अन्यारोपण या हस्तांतरण। तो बेसिकली इसके अंतर्गत दो क्रियाएं जुड़ी हुई हैं, एक सकारात्मक हस्तांतरण, दूसरा नकारात्मक हस्तांतरण। दो चीजें हैं, समझना आप लोग कि सकारात्मक अन्यारोपण क्या होता है और नकारात्मक अन्यारोपण यानी हस्तांतरण क्या होता है। दोनों के बारे में बताऊंगा मैं। सकारात्मक हस्तांतरण बेसिकली मेडिकल सोशल वर्कर के लिए क्लाइंट के साथ विश्वास करना, सम्मान करना, उसके साथ स्नेह करना या उससे जो भी उत्पन्न भावनाएं होती हैं और उन्हीं भावनाओं को पॉजिटिव के दृष्टिकोण में देखा गया तो सकारात्मक हो गया। और क्लाइंट के पिछले रिश्तों से उत्पन्न जो नकारात्मक या शत्रुतापूर्ण भावनाएं देखी गई, नकारात्मकता या शत्रुतापूर्ण भावनाएं, वो नकारात्मक हस्तांतरण का पार्ट बन गई। जैसे एक क्लाइंट, मैं आपसे कुछ चीजें पूछूंगा, आप बताइएगा। एक क्लाइंट अपने चिकित्सक को, अपने मेडिकल सोशल वर्कर को आराम और समर्थन के स्रोतों के रूप में देखता है, आराम और समर्थन के स्रोत के रूप में देखता है तो सकारात्मक अन्यारोपण शब्द बनता है। दूसरी बात, एक क्लाइंट में अपने चिकित्सक के प्रति, अपने मेडिकल सोशल वर्कर के प्रति विश्वास और सम्मान की प्रबल भावना विकसित करता है तो वह क्रियाएं भी सकारात्मक अन्यारोपण का पार्ट बनती है। एक क्लाइंट अपने चिकित्सक को आदर्श मानता है तो वो भी क्रियाएं सकारात्मक हस्तांतरण का पार्ट बनती है। एक क्लाइंट चिकित्सक के प्रति सहायता की इच्छा रखता है, मित्रता की इच्छा रखता है और भावनात्मक समर्थन की इच्छा रखता है तो वो भी पार्ट सकारात्मक अन्यारोपण का पार्ट बनता है। दूसरी बात है नकारात्मक अन्यारोपण। क्लाइंट को अपने चिकित्सक के प्रति क्रोधित या शत्रुतापूर्ण भावना रखता है तो नकारात्मक अन्यारोपण होता है। एक क्लाइंट अपने मेडिकल सोशल वर्कर के प्रति अविश्वास या संदेह व्यक्त करता है तो वो भी एक प्रकार से नकारात्मक हस्तांतरण का पार्ट बनता है। क्लाइंट का चिकित्सक पर अत्यधिक निर्भर हो जाना, अत्यधिक निर्भर हो जाना पॉजिटिव बात नहीं है, नेगेटिव बात है वो। और विश्वास को खोने की इच्छा दर्शाना नेगेटिव बात है। तो सवाल था कि निम्न में से कौन सी विशेषता सकारात्मक अन्यारोपण की नहीं है। तो सकारात्मकता का नहीं है तो विश्वास को खोने की इच्छा जो है नहीं है। ऑप्शन डी सही है। क्या ये सवाल आपको समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 71। जी सर। सर बहुत बढ़िया समझ में आया। बहुत जी अच्छी सर। बात है, बहुत अच्छी बात है।
अगले सवाल की तरफ रुख करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 72 सवाल कहता है कि थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ सोशल केस वर्क किसके द्वारा लिखी गई है? ये पुस्तक है, ये पुस्तक दी गई है, किसके द्वारा लिखी गई है ये आपको जवाब बताना प्लीज। हैमिल्टन। बिल्कुल, गार्टन हैमिल्टन। हाँ, गार्टन हैमिल्टन का नाम आता है और ये सत्य बात है, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत ही फेमस पुस्तक रही है और ये कई बार एग्ज़ाम में बेसिकली देखने को भी मिली है और हम चाहेंगे कि इसका वर्ष के साथ आप लोग नाम भी याद रखें। 1947 में थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ सोशल केस वर्क की पुस्तक जो है गार्टन हैमिल्टन के द्वारा दिया गया था। ठीक है सर 37 था क्या? एडिशन की सर एक और थी सर, एक प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस, वो भी सर एडिशन है, अलग सन है इसकी सर। नहीं देखो, जो लेन क्लार्क की है जो। अभी मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए एक बार। जी सर। ये जो थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ सोशल केस वर्क की किताब है सन 1947 में सबसे पहले इसको लाया गया, फिर उसके बाद एडिशन कई पार्ट में हुआ। 1951 में भी एडिशन हुआ, 1971 में भी इसका एडिशन हुआ। परीक्षा में संस्करण नहीं पूछा जाता कि दूसरा संस्करण बताइए, तीसरा संस्करण बताइए। परीक्षा में केवल पूछा जाएगा आपसे ये कि भाई ये किताब कब आई है, पहली बात। अब एक बच्चे ने भी सवाल ये भी पूछा कि सर लेन क्लार्क का नाम, लेन क्लार्क का जो नाम आता है सर वो सोशल वर्क की प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस करके किताब है, ना कि सोशल केस वर्क करके किताब है। नहीं सर, हम सन में कंफ्यूज हो रहे हैं। सन भी सर उसकी सेम यही है, अलग अलग है सर सन? नहीं, सन तो वही है जो लेन क्लार्क की पुस्तक का नाम है सोशल वर्क प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस, वो भी सन 1947 में आई थी, ये भी सन 1947 में आई थी। ठीक है जी सर, हम इसलिए कंफ्यूज हो रहे थे। चलिए कोई बात नहीं, कंफ्यूज मत होइए। अब ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ आपको ध्यान में ये रखना है कि ये किताब कब प्रकाशित किया गया या कौन सी ईयर में आया, तो ईयर आप 1947 जरूर लगाइएगा, ठीक है। मैरी रिचमंड का नाम आप देख रहे हैं नीचे, इनकी किताब एक सोशल डायग्नोसिस है। ये 110% है कि KGMU में पूछा जाएगा और ये इसको मैं चाहूँगा कि आप लोग ध्यान रखें। सन 1917 का वर्ष इनकी किताब में, ठीक है। नाम मैरी रिचमंड का। H.H. पार्लियामेंट का नाम सन 1947 में एक किताब आती है इनकी और वो किताब भी परीक्षा में बन सकती है, सोशल केस वर्क की किताब थी, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस करके। तो 1957 15 मार्च 1957, ये आप ध्यान में रख सकते हैं इनकी पुस्तक का नाम, ठीक है। एक नाम आता है फ्लोरेंस होलिश का नाम। देखिए सोशल केस वर्क में अगर हम आपसे बात करते हैं फ्लोरेंस होलिश के बारे में, तो इन्होंने एक अवधारणा दिया था फ्लोरेंस होलिश महोदय ने, और वो अवधारणा उनकी थी कि सोशल केस वर्क प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष की भावना रखता है ना। सोशल केस वर्क में आप ये बात जरूर ध्यान रखिएगा, एक प्रत्यक्ष उनके साथ क्रियाएं होती हैं और एक अप्रत्यक्ष क्रियाएं होती हैं, ये एक कॉन्सेप्ट इनके द्वारा दर्शाई गई थी। एक किताब भी इनकी आई केस वर्क में और उस किताब का नाम था अ साइको सोशल थ्योरी करके, या थेरेपी, अ साइको सोशल थेरेपी। ये पुस्तक बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो फ्लोरेंस होलिश महोदय के द्वारा ये किताब या पुस्तक जो है बेसिकली रिप्रेजेंट किया गया था। हम चाहेंगे कि इस किताब के बारे में भी आप ज़रूर इसको नोट करें और इसको ध्यान में भी रखें। सोशल केस वर्क के अंतर्गत फ्लोरेंस होलिश का नाम। ये भी किताब बेसिकली कई एडिशन में आया, कई पार्ट में आया और 6-6 महीने पर, है ना, 6-6 महीने पर बेसिकली एडिशन का पार्ट बनाया गया। लेकिन जब शुरुआती दौर आया था तो सन 1972 में ये किताब बेसिकली रिप्रेजेंट किया गया था आज साइको सोशल थेरेपी, है ना, 1972। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो मैंने इन चारों विद्वानों के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें बता दिया है, उनके मेन मेन किताबें बता दिया है जो परीक्षा में बेसिकली देखे जाते हैं। हम चाहेंगे कि उसको आप नोट करें। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन सी समाज कार्य की, इसी पर बात कर रहे थे कि निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक कार्य की प्रत्यक्ष उपचार पद्धति नहीं है, ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 73 में। प्लीज एक बार अपना रिस्पॉन्स बताएं, फिर मैं इसका जवाब बताता हूं आप लोगों को। इस सवाल का क्या ए सर ए पर्यावरण
पर्यावरण हेर फेर आप यहाँ पर कह रहे हैं, और ये बिल्कुल सही जवाब होगा आप सभी लोगों के लिए। क्वेश्चन में का एक बार म्यूट हो जाएगा प्लीज, एक बार म्यूट हो जाएगा, एक बार आप सभी लोग म्यूट हो जाएगा। तो कौन सी समाजकारी की प्रत्यक्ष उपचार पद्धति नहीं है? जैसे अगर मैं आपसे बात करता हूँ काउंसलिंग का, चिकित्सकीय साक्षात्कार यानी इंटरव्यू का, सलाह की यानी एडवाइस की, ये तीनों पार्ट जो है आमने सामने का पार्ट हो सकता है ट्रीटमेंट के दौरान। लेकिन पर्यावरण में अगर आप कोई मैनिपुलेशन कर रहे हैं, कोई बदलाव कर रहे हैं, कोई मॉडिफिकेशन कर रहे हैं आप इसमें, तो ये अप्रत्यक्ष प्रणाली होगी, ना कि मॉडिफिकेशंस आपका प्रत्यक्ष उपचार होगा। ठीक है, तो सही विकल्प के रूप में जिन बच्चों का जवाब ए आया है, ये करेक्ट स्टेटमेंट माना जाएगा। ठीक है, और एक बात और याद रखिएगा इसमें, सोशल केस वर्क में सबसे ज़्यादा फेमस जो माना गया है अभी तक प्रत्यक्ष उपचार पद्धति के दृष्टिकोण में, वो इंटरव्यू, काउंसलिंग और आपका साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं तो एडवाइस, ये तीन शब्द आपको ध्यान रखना है। एक शब्द पेपर में और आता है रेफरल शब्द करके, रेफरल सेवाएं, रेफरल। अच्छा, कितने बच्चे बता सकते हैं मुझे कि रेफरल सेवाएं प्रत्यक्ष है या अप्रत्यक्ष है? बताइए, रेफरल जो सर्विसेज हैं ये प्रत्यक्ष है क्या अप्रत्यक्ष है? सब प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष होगा सर। नहीं नहीं नहीं, ये रेफरल सेवाएं सर प्रत्यक्ष उपचार पद्धति नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी सेवा है जो संसाधन और सहायता तक पहुंच को सुगम बनाती है, रिसोर्सेज है रेफरल। तो याद रखना आप सभी लोग, ये आपका प्रत्यक्ष नहीं होगा, अप्रत्यक्ष होगा। ठीक है, अप्रत्यक्ष होगा, याद रखिएगा। और इन्वायरमेंटल मैनिपुलेशन की बात अगर आती है तो वो भी क्रियाएं आप लोगों के लिए क्या बनेंगी? अप्रत्यक्ष का पार्ट बनेगी। ठीक है, ये बात आप जरूर ध्यान रखिएगा रेफरल सेवाएं में। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 74 पर। तो 1917 में एक सामाजिक व्यक्ति कार्य पर एक पुस्तक आई और पहली पुस्तक थी सोशल डायग्नोसिस। ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? रिचमंड बी सर। बिल्कुल, मैरी यहाँ रिचमंड। बी सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी मैरी रिचमंड का नाम करेक्ट जवाब हो जाएगा। बड़े फेमस महिला रही हैं ये सोशल वर्क में, और इनकी कई किताबें हैं, खासकर 3 पुस्तकें इनकी बहुत ज़्यादा फेमस हुई हैं। और मैं ये चाहूँगा कि आप तीनों की किताबें इनकी अवश्य नोट करें। एक तो सोशल डायग्नोसिस जो लिखा हुआ है, दूसरी एक इनकी पुस्तक आई थी व्हाट इज़ सोशल केस वर्क, जहाँ दर्शाया गया एन इंट्रोडक्टरी ठीक है डिस्क्रिप्शन। और ये किताब सन 1922 में रिप्रेजेंट किया गया था मैरी रिचमंड के द्वारा। तो ये दूसरी किताब इनकी बड़ी फेमस में रही है। तीन ही पुस्तक है और तीनों के तीनों इम्पॉर्टेंट है। और एक तीसरी इनकी आती है फ्रेंडली विजिटर करके, फ्रेंडली विजिटिंग करके आती है, अमंग द पुअर हैंडबुक ऑफ चैरिटी वर्कर्स पर बेस्ड ये किताब है। और ये किताब सन 1899 में आई थी, 1899 में। ठीक है, तो ये 3 किताबें परीक्षा में इनसे कई बार आ चुकी है यूजीसी नेट के सोशल वर्क में। हम चाहेंगे कि केजीएमयू के बच्चे भी इस सवाल को ध्यान में रखें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे, सवाल 75 नंबर का, कि समूह में बने रहने के लिए सभी सदस्यों की तत्परता को कहा जाता है? बताइए, क्या नाम देंगे? सामंजस्य। सही सर। ओके, आप कह रहे हैं कि नहीं, हम डी होगा सर। इसका नाम देंगे। और यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो करेक्ट जवाब सोच रहे हैं। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर सी विकल्प में लिखा हुआ है, प्लीज म्यूट रहिए। आप किसी से अगर बात कर रहे हैं तो आप म्यूट होके बात करेंगे तो अच्छा लगेगा हमें। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है कोहेंसिवनेस शब्द, यानी सामंजस्य शब्द, समूह में बने रहने के लिए सभी सदस्यों की इच्छा को समूह सामंजस्य या टीम सामंजस्य के रूप में जाना जाता है। या तो आप उसे टीम सदस्य सामंजस्य कह लीजिए या उसे आप समूह सामंजस्य कह लीजिए। ठीक है, समूह सामंजस्य या उस सीमा को संदर्भित करता है जिस तक समूह के सदस्य समूह और लक्ष्य के प्रति आकर्षित होते हैं।
एकता और अपनेपन की भावना महसूस करते हैं। तो उस क्रिया में बोला गया सामंजस्य शब्द, और इसी सामंजस्य में योगदान देने वाले कुछ कारक रहे। इसी सामंजस्य में कारक में एक पारस्परिक पसंद रहा, और दूसरा कार्य प्रतिबद्धता रहा, तीसरा समूह गौरव रहा। समूह गौरव, ये 3 बेसिकली एलिमेंट हैं, यानी कारक हैं। पारस्परिक पसंद यानी सदस्य एक दूसरे के प्रति सकारात्मक भावना रखता है, तो उसको हम लोग पारस्परिक पसंद कहते हैं। सदस्य समूह के लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहते हैं, इसलिए उसे हम लोग कार्य प्रतिबद्धता कहते हैं। सदस्यों को समूह का हिस्सा होने पर उपलब्धि संतुष्टि की भावना महसूस हो जाती है, तो उसे हम लोग बोलते हैं समूह का गौरव है ये। ठीक है, तो ये 3 शब्द हैं, इन तीनों शब्दों के बारे में भी आप जरूर ध्यान रखेंगे। जिस तरीके से यहाँ समूह सामंजस्य के बारे में पूछ लिया, तो पारस्परिक के बारे में भी पूछ सकता है, कार्य प्रतिबद्धता के बारे में भी पूछ सकता है, और समूह गौरव के बारे में भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 76 कहता है कि रचनात्मक सोच और विचारों के विकास के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। ये आपके सामने क्वेश्चंस दिए गए हैं। 76 नंबर बुद्धिशीलता। बी सर। बी। बुद्धिशीलता आप सभी लोगों का जवाब आ रहा है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट, यानी इसको आप लोग कह सकते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग। देखिए ये करेक्ट जवाब है। रचनात्मक सोच और विचार सृजन को बढ़ावा देने के लिए विचार मंथन एक पॉइंट होता है। विचार मंथन, जो कि ऑप्शन में है नहीं, अगर होता तो सही होता। दूसरा होता है माइंड मैपिंग, ऑप्शन में है नहीं, अगर होता तो सही होता माइंड मैपिंग भी। तीसरा पॉइंट आता है डिजाइन थिंकिंग। डिजाइन थिंकिंग, डिजाइन थिंकिंग, ठीक है। यानी आप इसे कह सकते हैं कि जैसे विचार मंथन की जगह पे इन्होंने लिखा है बुद्धिशीलता, माइंड मैपिंग नहीं लिखा है, और ना ही इन्होंने डिजाइन थिंकिंग लिखा है। ठीक है, तो ये 3 तरीके की बेसिकली टेक्निक हैं। रचनात्मक सोच और विचार सृजन को बढ़ावा देने के लिए बुद्धिशीलता हो गया, बुद्धिशीलता का दूसरा नाम है विचार मंथन, ठीक है, और माइंड मैपिंग हो गया, डिज़ाइन थिंकिंग हो गया, जैसी तकनीकों का आमतौर पर बेसिकली उपयोग किया जाता है। इसमें ना विविध और अभिसारी एक सोच मैंने पढ़ाया आप लोगों को, है ना, अभिसारी सोच, जहाँ बेसिकली एक समस्या का एक ही समाधान मिल रहा, उसे अभिसारी सोच कहते हैं हम लोग। और उस अभिसारी सोच को बेसिकली ये क्या करता है, बढ़ावा देने पर भी बल देता है, जिसमें कई संभावनाएं की खोज, विचारों की जो है परिकृष्टि के पर अवसर देता है एक प्रकार से। तो उस परिस्थिति में ये शब्द बेसिकली देखने को मिलता है। तो हम चाहेंगे कि याद रखिए, रचनात्मक सोच हो गया, विचारों का विकास अगर आपको करना है तो ऐसी पद्धति में किस शब्द का यूज करोगे, तो बुद्धिशीलता का यूज़ करेंगे आप, ना कि संघर्ष, ना ही सामान्य चरण, ना ही डेमोन्स्ट्रेशंस या परफॉर्मेंस। ठीक है, विकल्प में आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग शब्द आएगा, और ये ऑप्शन सही होगा आपका, बी विकल्प। व्यक्तिगत परिवर्तन का अनफ्रीजिंग, चेंज और फ्रीजिंग मॉडल किसके द्वारा दिया गया है, ये शब्द आपके सामने है। व्यक्तिगत परिवर्तन के आधार पर क्या जवाब आपका यहां पे सही होना चाहिए? कर्ट लेविन। कर्ट लेविन, बिल्कुल यहां आपने सही जवाब दिया कि व्यक्तिगत परिवर्तन का अनफ्रीजिंग, चेंज और रीफ्रेजिंग मॉडल, जिसे लेविन ने परिवर्तन प्रबंधन मॉडल के रूप में जाना था। इसका नाम दिया था कर्ट लेविन ने, जानते हैं क्या नाम दिया था? परिवर्तन प्रबंधन मॉडल। परिवर्तन प्रबंधन मॉडल पेपर में आता है कि भाई ये मॉडल किसने दिया है, तो भी आप नाम लगा सकते हैं कर्ट लेविन का नाम। ठीक है, अमेरिका का ये मनोवैज्ञानिक है, और यहाँ इन्होंने 3 जैसे शब्दों के बारे में जिक्र किया, अनफ्रीजिंग, चेंज और फ्रीजिंग मॉडल। तो देखिए, ये जो अनफ्रीजिंग है, ये दर्शाता है विश्वास और व्यवहारों को संबोधित करके व्यक्तियों और संगठनों को परिवर्तन करने के लिए तैयार करता है ना, और परिवर्तन का विरोध भी कर सकता है ऐसी कंडीशन पर, तो उसे कहा जाता है अनफ्रीजिंग शब्द। ठीक है, चेंज तो बेसिकली परिवर्तन है,
ये वो चरण है जहां वास्तविक परिवर्तन होता है, जैसे नए व्यवहार, प्रक्रियाएं, विश्वास इत्यादि को लागू किया जाता है तो वो परिवर्तन का पार्ट बनता है। उसे हम लोग हस्तांतरण भी कह सकते हैं या उसे हम चेंज भी बोल सकते हैं। एक होता है इसको रीफ्रेजिंग भी कहा जाता है, फ्रीजिंग भी बोला जाता है और रीफ्रेजिंग भी बोला जाता है। मतलब पुनः जमाना है ना, फ्रीजिंग का मतलब एक प्रकार से दोबारा उसको क्रिया में लाना है। तो इसका भाव ये होता है कि अंतिम चरण माना जाता है ये, और ये नए व्यवहार प्रतिक्रियाओं को ठोस रूप देता है और सुनिश्चित करता है कि नए आदर्श बनाए जाएं या बन जाएं। तो उस परिस्थिति में ये कर्ट लेविन महोदय जी का नाम देखने को मिलता है व्यवहार परिवर्तन का। तो अगर परीक्षा में पूछे कि डेवलप्ड अ चेंज मॉडल इन्वॉल्व 3 स्टेजेस, जिसके अंतर्गत बात की जा रही है 3 स्टेजेस कौन कौन से हैं, तो अनफ्रीजिंग, चेंज एंड रीफ्रेजिंग, ये 3 शब्द याद रखिएगा। ये कर्ट लेविन के ही 3 शब्द दिए गए हैं। ये बात आप सभी लोगों को ध्यान में रखना होगा, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये आप सबके लिए। दूसरी चीज़, इसी के संदर्भ में अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो आप पढ़ रहे हैं व्यक्तिगत परिवर्तन का अनफ्रेजिंग, चेंज और रिफ्रेजिंग मॉडल, परिवर्तन प्रबंधन मॉडल, ये कब दिया इसने, तो एक आपने पढ़ा होगा इसी का एरिया मैनेजमेंट या एरिया थ्योरीज, एरिया क्षेत्र का सिद्धांत। तो वो सिद्धांत बेसिकली इसी को रिलेट कराता है, ठीक है, व्यक्तिगत परिवर्तन को ही। और ये सन 1940 में आया था, और जो क्षेत्र का सिद्धांत है वो भी सन 1940 में ही आया था कर्ट लेविन के द्वारा, ठीक है। तो 1940 में ये चीज़ आप जरूर ध्यान रखेंगे। 3 यहाँ पर मैंने फैक्ट बताए हैं। एक तो आपको इसके 3 चरण बताएं, तीनों चरण आपके सामने लिखे हुए हैं क्वेश्चन में, इसका मतलब भी पता चल चुका है, इसका वर्ष आपको पता चल चुका, और इसी का एक और नाम है परिवर्तन प्रबंधन का मॉडल, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है 1940 के अलावा भी, और नाम याद रखना है कर्ट लेविन का, ठीक है। संगठनात्मक परिवर्तन की ये 3 चरण मॉडल हैं, 3 चरण संगठनात्मक परिवर्तन के। अगला सवाल है कि समूह की गतिशीलता की अवधारणा का श्रेय किसको जाता है। ये कॉन्सेप्ट दिया गया है ग्रुप डायनेमिक का, बता सकते। कट लेविन। कर्ट लेविन का नाम बता रहे हैं, बिल्कुल। यदि आप दुर्खेम का है। अगर 78 का जवाब आप सबका आ कर्ट लेविन, तो करेक्ट जवाब है और करेक्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे आपका, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो मेरा कहने का भाव ये है आप लोगों से, इस सवाल के प्रश्न के पीछे जो तर्क है मेरा, वो ये तर्क है कि समूह गतिशीलता की अवधारणा सामाजिक मनोवैज्ञानिक कर्ट लेविन ने सन 1930 के दशक में बनाया था, और अनफ्रेजिंग, रीफ्रेजिंग, चेंज जैसे 3 शब्दों के बारे में सन 1940 में बताया था कर्ट लेविन, और इसको सन 1930 में बताया था। ये शब्द आपको ध्यान में रखना है। और बेसिकली समूह गतिशीलता में इस बात का अध्ययन शामिल किया गया है कि समूह किस प्रकार कार्य करते हैं, जिसमें सदस्यों के बीच अंतःक्रिया, समूह के भीतर शक्तियां, व्यक्तिगत और समूह व्यवहार पर इनका प्रभाव, ठीक है। तो ये आपको शब्द ध्यान में रखने होंगे 1930 के दौर में। या समूह गतिकी भी पेपर में आ सकता है, या गतिशीलता भी पेपर में आ सकता है, ठीक है। तो याद रखेंगे इसके संदर्भ में। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल आपके सामने, समूह कार्य का कौन सा प्रारूप तंत्र सिद्धांत से लिया गया है, क्वेश्चन नंबर 79। ये भी सवाल अच्छा है और आप बता भी सकते हैं इसका जवाब भी मुझे। सर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन डी सर। सर ऑप्शन नंबर सी। अच्छा चलिए, कोई नहीं, कोई सी और सी। ऑप्शन डी दो तरफ में है, लेकिन मैं आपको बताना सर जी चाहूंगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ सर ऑप्शन सी नंबर होगा आपका सर। सी विकल्प सही होगा। अब सुनिएगा थोड़ा सा सी विकल्प के बारे में। सवाल ये है कि समूह कार्य का कौन सा प्रारूप है जो तंत्र सिद्धांत से लिया गया है, यानी सिस्टम थ्योरी से लिया गया है, सिस्टम थ्योरी से। तो देखो, इसके अंतर्गत मैं आपको बताना चाहूँगा एक परिवार प्रणाली एक सिद्धांत है, जिसे बोवेन सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता था, फैमिली सिस्टम थ्योरी को। अब ये समूह कार्य का एक मॉडल हुआ करता है, जो ये सिद्धांत ये बताने का प्रयास करता है कि परिवारों को फीडबैक के साथ परस्पर जुड़े सिस्टम के रूप में देखता, सदस्यों के परिवर्तन को
पूरी तरीके से उसको प्रभावित करना, उस क्रिया में इसका नाम बेसिकली देखने को मिला था। यानी एक प्रकार से अगर मैं बात करूं, आपका बोबन की जो थ्योरी थी वो फैमिली को लेकर बात करती थी, सामाजिक परिस्थिति के मॉडल को रिप्रेजेंट करती थी, वहां पर ये चीज़ें देखने को मिलता था। लेकिन इसमें एक रेसिप्रोकल मॉडल है, यानी पारस्परिक मॉडल है। ये पारस्परिक मॉडल कहता क्या है, जरा बात को सुनिएगा। समाज कार्य और मनोविज्ञान और समूह गतिशीलता सहित, किसके? सोशल वर्क और मनोविज्ञान और समूह गतिशीलता सहित विभिन्न संदर्भों में जब कोई क्रिया रिप्रेजेंट होती है या कोई तंत्र के रूप में रिप्रेजेंट होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं रेसिप्रोकल मॉडल या प्रारूप। तो ये ना रेसिप्रोकल मॉडल जो होता है वो दो तरफा होता है, अंतः क्रियात्मक संबंध पर बल देता है, जहां व्यक्ति समूह दोनों अपने पर्यावरण और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और उनके प्रभाव से बेसिकली कुछ ना कुछ चीज़ें एक दूसरे से व्यक्ति उस समूह में सीखते हैं। तो वो रेसिप्रोकल का पैटर्न होता है। जैसे हम लोग ग्रुप में हैं, इस समय स्टडी कर रहे हैं, तो अगर कोई बच्चे का डाउट बनता है या कुछ भी चीज़ें बनती है या कोई जानकारी या इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता है, तो उस परिस्थिति में क्या होता है कि जो बच्चे आपके साथ जुड़े हुए हैं वो बच्चा भी आपकी बातों को सुन लेता है, तो वहाँ भी आपसे वो सीखा है, वहाँ भी वो बच्चा आपसे कुछ ना कुछ चीज़ें सीखा है। तो ये रेसिप्रोकल का पैटर्न बन जाता है, ये रेसिप्रोकल का पैटर्न बन जाता है। तो यही है बेसिकली पारस्परिक प्रारूप। और ये खास कर अगर हम बात करते हैं तो ग्रुप वर्क के मॉडल अगर आप पढ़ना, उसकी पीडीएफ, उसकी वीडियोस भी अगर आप चाहो देख सकते हो, वो मैंने पढ़ाया भी है आप लोगों को। पापेल एक रोथमैन का मैंने नाम बताया था आप लोगों को अगर याद है तो उस क्रिया में ये रेसिप्रोकल और उपचारी और सामाजिक लक्ष्य का जो प्रारूप है वो चीज़ें हमें देखने को मिलती है। जो दूसरा यहाँ पे दिया गया है उपचारात्मक मॉडल या उपचारी मॉडल, ये फोकस करता है बेसिकली सामाजिक समूह कार्य में सुधारात्मक मॉडल को, और इसमें ना विशेष समस्याओं का समाधान करके कौशल विकास को बढ़ावा देकर व्यक्तिगत परिवर्तन लाया जाता है। तो इसको उपचारी मॉडल या उपचारी प्रारूप कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप यहाँ पे चाहो तो ध्यान में रख सकते हो इसके संदर्भ में। उसके बाद एक आता है सोशल गोल मॉडल करके, सामाजिक लक्ष्य आप मॉडल कह सकते हैं इसको। तो ये भी समूह कार्य की एक रणनीति है। सामाजिक संपर्क, कौशल, संबंधों को बढ़ावा देना या समूह सदस्यों के बीच में सहयोग और संचार, आपसी सम्मान और प्रोत्साहित पर ये चीज़ें बेसिकली केंद्रित होती है। तो वो सामाजिक लक्ष्य का प्रारूप बन जाता है ऐसी परिस्थिति में। और एक होता है गाइडेड ग्रुप इंटरेक्शंस मॉडल, इसको बोला जाता है अंतः क्रिया प्रारूप। इसको GGI के नाम से भी जाना जाता है, इन शॉर्ट में इसको कहा जाता है GGI। ठीक है, GGI कहा जाता है। तो एक समूह केंद्रित ये उपचार है जो व्यवहार पैटर्न को संशोधित करता है और परिवर्तन के लक्ष्य और माध्यम दोनों के रूप में समूह का लाभ उठाता है। सकारात्मक सहकर्मी संस्कृति पर विशेषकर ज़्यादा ध्यान देता है ये। ठीक है, इसकी उत्पत्ति हुई थी सन 1940 में। निर्देशित समूह अंतःक्रिया का प्रारूप सन 1940 में। नाम आता है इसमें मैक क्लार्क, है ना, मैक क्लार्क, इस तरीके के नाम आप नोट कर सकते हैं। सन 1940 में इन्होंने इसकी उत्पत्ति की थी, इस मॉडल की, निर्देशित समूह अंतःक्रिया प्रारूप को, GGI को। ठीक है, तो इस संदर्भ में ये चीज़ें जो है बेसिकली देखने को मिलता है। परंतु यहाँ आप लोग ध्यान रखेंगे, जो मॉडल आप यहाँ पर देख रहे हैं पारस्परिक मॉडल, ये समूह कार्य का मॉडल है जो बेसिकली तंत्र सिद्धांत से लिया गया है। बाकी और कोई ऐसा मॉडल नहीं है जो तंत्र सिद्धांत से लिया गया हो, केवल यही एक सिद्धांत है जो तंत्र सिद्धांत से लिया गया है। सोशल ग्रुप वर्क में कुल टोटल 7 सिद्धांत हैं या 7 मॉडल्स दिए गए हैं। एक तो सामाजिक लक्ष्य का मॉडल है जो दिया गया है, दूसरा उपचारात्मक है, तीसरा रेसिप्रोकल है, चौथा इनटेक जिसको सेवन बोलते हो, उसके बाद आता है समस्या समाधान का मॉडल, और एक होता है मनोचिकित्सा का मॉडल, एक होता है विकासात्मक मॉडल। ठीक है, इस तरीके से जो है कुल टोटल अगर मैं बात करता हूँ तो 7 मॉडल रिप्रेजेंट किए गए हैं। 7 मॉडल आपको ध्यान रखना है। पॉपेल एंड रोथमैन ने सन 1966 में ये सामाजिक लक्ष्य का प्रारूप दिया था, 1966 में, ये बात ध्यान रखना। पॉपेल एंड रोथमैन 1966 में। और उपचारात्मक मॉडल के बारे में अगर हम बात करते हैं तो विंटर RD महोदय ने 1957 में दिया था, ये भी आपको वर्ष ध्यान में रखना होगा।
और पारस्परिक मॉडल की बात करते हैं तो स्वाटर्स का नाम आता है। सन 1961 में इन्होंने इस थ्योरी को दिया था। ये सिस्टम थ्योरी है या फील्ड थ्योरी है, सामाजिक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है ये। इस बात को आप जरूर ध्यान में रखेंगे, जो तंत्र सिद्धांत से बेसिकली लिया गया है। ठीक है, समस्या समाधान का एक मॉडल आता है बेसिकली, वो 1957 में दिया गया था, उसके द्वारा एच पार्लियामेंट के द्वारा दिया गया था। ठीक है, विकासात्मक एक मॉडल है जो बेरुस्टीन ने 1955 में दिया था। मनोचिकित्सा का एक मॉडल है जो अल्पोर्ट ने दिया था। ठीक है, ये ग्रुप वर्क के मैं मॉडल आपको बता रहा था। तो ये तंत्र सिद्धांत किससे लिया गया है, तो आप याद रखेंगे रेसिप्रोकल से। विकल्प आपका सी सही होगा, यही विकल्प आपका सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 80 को लेकर। समूह का स्वयं निर्णय लेने और अपनी गतिविधियां निर्धारित करने में सहायता करनी चाहिए, कहलाता है, बताइए क्या। तो समूह का बेसिकली स्वयं निर्णय लेना और अपनी गतिविधियां निर्धारित करने में हेल्प करने चाहिए, और ये क्या कहलाता है। 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए। ये सर, ये सही है। ये आप कह रहे हैं सही है, बिल्कुल। यहाँ पे लोकतांत्रिक समूह आत्मनिर्णय का सिद्धांत ही विकल्प आपका यहाँ पे सही जाएगा, और ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगर हम इस आधार पे बात करते हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट के आधार पे, तो ये एक प्रकार से लोकतांत्रिक समूह है जहां आत्मनिर्णय सिद्धांत को दर्शाया गया है, और बोला जाता है ये कि एक समूह जो अपने निर्णय लेने और अपनी गतिविधियों को निर्धारित करने, अपनी क्षमता के भीतर जिम्मेदारी लेने का अधिकार, और यह सामाजिक कार्य और समूह गतिशीलता का एक मुख्य मूल्य है, एक वैल्यूज है, उस प्रक्रिया में ये आत्मनिर्णय का सिद्धांत बल देता है। ठीक है, तो सही बात है, समूह का स्वयं निर्णय लेने और अपनी गतिविधियां निर्धारित करने में जो सहायता करनी चाहिए उसे हम लोग लोकतांत्रिक समूह आत्मनिर्णय का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, तो एच आपने नाम सुना होगा, HB ट्रेकर का नाम, HB ट्रेकर का नाम। सन 1948 में इन्होंने सोशल ग्रुप वर्क पे एक प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस पर एक किताब लिखी थी 1948 में, और कुल टोटल उन्होंने 10 सिद्धांत दिया था, जिसमें से एक सिद्धांत ये भी था लोकतांत्रिक समूह आत्मनिर्णय का सिद्धांत। तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम सर्वप्रथम किस वर्ष बेसिकली प्रारंभ किया गया था, ये आपको जवाब बताना, बड़ा आसान सवाल है। 1952 सर 1952 सर, पहले पंचवर्षीय योजना में। हाँ बिल्कुल, पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान में CDP यानी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, पहली बार 2 अक्टूबर सन 1952 को 1952। महात्मा गांधी जी के जन्म दिन के अवसर पर बेसिकली ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम को शुरू किया गया था 1952 में। एंड इस बात को आप सब लोग ध्यान रखिएगा, इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि ग्रामीण समाज में एकीकृत विकास लाना, जिसमें लोगों के जीवन के सभी पहलुओं को शामिल किया जा सके। तो वो पार्ट हो सकता है केवल सामुदायिक विकास कार्यक्रम। ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि इस बात को भी आप जरूर ध्यान रखें कि 2 अक्टूबर 1952 को क्या घटना को लेकर बातचीत की गई है, ग्रामीण विकास को लेकर बातचीत की गई है, इस बात को आप जरूर ध्यान रखें। निम्नलिखित में से कौन सा सामुदायिक संगठन का सिद्धांत है, ये सवाल आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 82, आसान सवाल है, बता भी सकते हैं आप लोग। 82 जी सर, सांस्कृतिक अभिविन्यास। ओके, यहाँ विकल्प में आपने जो कल्चर ओरिएंटेशन शब्द पढ़ रहे हैं या सांस्कृतिक अभिविन्यास, नहीं, स्वीकृति नहीं होगा सर। सही विकल्प के रूप में नंबर बी डी सर। ठीक है, बी। सुनिएगा एक बार बात मेरी, बी ऑप्शन को लेकर। सांस्कृतिक अभिविन्यास कहता क्या है, ये ना उन मूल्य, विश्वास और व्यवहारों से है जो इतिहास, धर्म, सामाजिक मानदंड जैसे कारकों से प्रभावित होकर व्यक्तियों और समाज की धारणा की व्याख्या करे या दुनिया के साथ बातचीत करे, उस परिस्थिति में सांस्कृतिक अभिविन्यास कहा जाता है। तो सवाल ये था कि कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस के वो कौन से प्रिंसिपल्स हैं, है ना, वो प्रिंसिपल्स के बारे में बात किया गया था। देखिए, ग्रुप वर्क के अगर हम बात करते हैं तो ग्रुप वर्क का ये सिद्धांत है, ग्रुप वर्क का। और ग्रुप वर्क में जो नियोजित समूह संगठन है ये HB ट्रेकर के द्वारा ये दिया गया था 1948 में। स्वीकृति का सिद्धांत की बात करें, व्यक्तिकरण का सिद्धांत की बात करें, तो ये दोनों सिद्धांत के हैं।
किसके हैं? केस। मेरे रिस्पॉन्ड। और जो सांस्कृतिक अभिविन्यास का जो ये सिद्धांत दिया गया है, ये कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के हैं, जो कि क्वेश्चन में दिया गया है कि कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का सिद्धांत बताइए, तो वो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट जवाब के रूप में रिप्रेजेंट होगा, प्रकट किया जाएगा इसको। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18(3) को लेकर। बफेलो में प्रथम धर्मार्थ संगठन सोसाइटी है, जिसको हम लोग चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी कहते हैं, बफेलो अमेरिका की। तो बताइए इसका आयोजन किस वर्ष किया था? इसका आयोजन किस वर्ष बेसिकली किया गया था, ये जवाब आपको बताना है। 1869। हाँ, यहाँ पे सही जवाब आपका आया है कि 1877 का जो वर्ष आप बता रहे हैं, ये आपका करेक्ट जवाब है। संयुक्त राज्य अमेरिका में बफेलो में पहली चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी स्थापित हुआ था 1877 में, और लंदन में यानी यूके में 1869 में स्थापित हुआ था। ठीक है, अमेरिका का बेसिकली सॉरी यूके का कॉपी है एक प्रकार से, अमेरिका ने किया है। और ये यहाँ इसका उद्देश्य ये था कि दान के प्रयासों को समन्वित करना या व्यवस्थित करना था, ताकि दान प्राप्तकर्ता जो है, जो दान प्राप्त करता है, रिसीवर जो है, उसको दान पर अत्यधिक निर्भर होने से रोका जा सके, है ना। और क्योंकि उनका पालन या उनका मानना था कि अंधाधुंध दान से गरीबी आ सकती है, अंधाधुंध दान करोगे तो गरीबी आ जाएगी, इसलिए चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन कहती है भाई पहले हम उसका यह स्टडी करेंगे, अगर उसके लिए ज़रूरत है तो फिर भी हम उसको दान करेंगे, चैरिटी करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। तो हेम्प्री गुटरिन का नाम आता है इसकी स्थापना करने में, यूएसए का, और यूके का एक्टिविया हिल का नाम देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये बात आप जरूर ध्यान रखें। अगला सवाल, सामाजिक क्रिया का चेतनाकरण सिद्धांत मॉडल है एक, और ये मॉडल किससे संबंधित है? बताएं। पाउलो फ्रायर। ओके, सामाजिक क्रिया या सामाजिक क्रिया का जो चेतनाकरण का मॉडल है, मुख्य रूप से एक ब्राजील के शिक्षक हैं जिनका नाम है पाउले फ्रेरे। इनको पाउले फ्रेरे भी कहा जाता है, पाउले फ्रायर भी बोला जाता है, और फ्रेरी भी कहा जाता है। इन्हीं कई नाम से इनको जाना जाता है, पाउले फ्रेरे। तो देखिए, इनमें एक तरीका भी मैंने बताया आप लोगों को कि जब भी नाम इनका पैडागोजी से जुड़ा हो, पैडागोजी से, और कहीं पर भी कोई किताब वगैरह नाम पूछ रहा हो और वो पैडागोजी लिखा हो, और मैं चाहूँगा कि आप लोग एक ट्रिक ध्यान रखें, वहाँ पर नाम पाउले फ्रेरे का ही सही माना जाएगा। जितने भी इनकी किताबें हैं, अगर आप उठा के देख लो, गूगल कर लो, हर जगह आपको पैडागोजी पैडागोजी करके मिलेगा, है ना, पाउले फ्रेरे का। तो चैतन्यकरण का सिद्धांत जो दिया गया या चेतनाकरण का जो मॉडल दिया गया, वो पाउले फ्रेरे के द्वारा दिया गया है। ये बात आप लोग, ठीक है, ये मॉडल ऑफ सोशल एक्शन का पार्ट है। ये भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे कहा जाता है? ये तो थोड़ा सा ये होगा सर, ये राजा राम मोहन। ओके, यहाँ आप कह रहे हैं राजा राम मोहन राय जी, ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले का भी नाम आप कह रहे हैं। स्वामी विवेकानंद। नहीं, विवेकानंद, विवेकानंद, सॉरी, विवेकानंद। सर स्वामी विवेकानंद अरे केवल ये नहीं, और सर ये है आधुनिक भारत के आधुनिक पुरुष बोला है सर। हाँ, अरे आधुनिक पुरुष कह लीजिए, या आधुनिक सामाजिक कार्यकर्ता कह लीजिए, या आधुनिक सामाजिक सुधार कह लीजिए, या सुधारक कह लीजिए, वहाँ नाम आपको केवल राजा राम मोहन राय जी का ही नाम आएगा, किसी अन्य पर्सन का नाम आ ही नहीं सकता। 19वीं सदी के अग्रणी सामाजिक, धार्मिक और शैक्षिक सुधारों के लिए व्यापक रूप से आधुनिक भारत के पिता कहे गए, और भारत के प्रथम आधुनिक व्यक्ति के रूप में इनको मान्यता भी दी गई है। ठीक है, जैसे समाज सुधारक में सती प्रथा का नाम ले, विधवा को जलाना, बाल विवाह का नाम ले, कठोर जाति व्यवस्था जैसी सामाजिक बुराइयों के अगर कट्टर कोई विरोधी था तो वो राजा राम मोहन राय ही थे। ब्रह्म समाज की स्थापना, जो एक सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन था जिसमें पारंपरिक हिंदू प्रथाओं को चुनौती दी गई और एकेश्वरवाद और धर्म के प्रति अधिक तर्क संगत दृष्टिकोण को बढ़ावा भी दिया गया।
और ये सभी क्रियाएं राजा राम मोहन राय जी का नाम आता है ना। ये बात आप ध्यान रखिएगा। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना द्वारकानाथ टैगोर के साथ मिलकर सन 1828 में किया था। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। तो इस क्रिया में इनका नाम देखने को मिलता है ना। तो यहाँ पे ये चीज़ें आप जरूर ध्यान रखिएगा। महर्षि दयानंद सरस्वती के बारे में आप सब भी रूबरू हैं, भली भांति तरीके से जानते हैं। ये ना आधुनिक भारत के चिंतक हैं, आप कह लीजिए आर्य समाज के संस्थापक हैं, जिन्होंने वेदों का प्रचार प्रसार मुंबई में आर्य समाज की किया और कहा भी कि वेदों की ओर लौटो। इस तरीके का इन्होंने एक नारा भी वहाँ पर प्रकट किया था। तो आर्य समाज बड़ा फेमस रहा इनका, है ना। और सन 1875 में इसकी स्थापना किया था आर्य समाज की महर्षि दयानंद सरस्वती महोदय ने, है ना। ये बात जरूर ध्यान रखेंगे। स्वामी विवेकानंद, देखो कोई बच्चा है बोल भी रहा है भाई, बीच बीच में डिस्टर्ब हो रहा है। मैडम एक बार बात को समझा करो आप, है ना, ठीक है। म्यूट हो जाया करो। स्वामी विवेकानंद की बात करते हैं तो इनको प्रभावशाली, अगर हम बात करें, आध्यात्मिक गुरु के रूप में जाना जाता है, आध्यात्मिक गुरु के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। और स्वामी विवेकानंद बेसिकली इनके जो गुरु हैं, इनके गुरु का क्या नाम है? रामकृष्ण मिशन। और रामकृष्ण मिश्र। हाँ, उन्हीं के नाम पर इन्होंने एक संस्था स्थापित किया, उसका नाम था रामकृष्ण मिशन। और बड़ी फेमस रही ये संस्था स्वामी विवेकानंद महोदय जी का, है ना। कई इनकी कृतियाँ, कर्म योग आया 1896 में, राजयोग आया उसी साल में, है ना, भक्ति योग आई, ठीक है। कई ऐसी इन्होंने किताबें भी पब्लिश किया है जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट मानी जाती हैं, है ना। खासकर इनका नाम जो भी देखने को मिला तो रामकृष्ण परमहंस में इनका नाम ज़्यादातर देखने को मिला स्थापना में, ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं, एक नाम आता है, क्वेश्चन आता है लघु समाज। अरे सर, ये राजा राम मोहन राय सर जो ब्रह्म समाज की स्थापना 24 से 25 सर, 1925, 24, 23 सर, 1825 सर, नहीं 1828, 1828 सर। हाँ 1828 है ब्रह्म समाज की स्थापना सर। और ये सर रामकृष्ण मिशन सर एक बार डिफाइन कर दीजिए सर। ओके, सुन लीजिए आप सभी लोग। यहाँ पर देखिए, आप लोगों को ध्यान में रखना है, यहाँ पे एक शब्द राजा राम मोहन राय जी का ब्रह्म समाज एक रही है, संस्था रही है, बड़ी फेमस संस्था मानी गई है। और वो 1828 में इनको जो है स्थापित किया गया है। वहीं अगर हम बात करते हैं दयानंद सरस्वती के बारे में, तो इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की है। और आर्य समाज की स्थापना सन 1875 में किया गया था, ठीक है। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है इसके संदर्भ में। और उसके बाद स्वामी विवेकानंद जी का नाम आता है, तो इन्होंने रामकृष्ण परमहंस के एक प्रमुख शिष्य स्वामी विवेकानंद जी सन 1897 में इन्होंने रामकृष्ण परमहंस की एक संस्था रही जिसकी इन्होंने स्थापना की थी। तो संस्था रामकृष्ण मिशन, हाँ, रामकृष्ण परमहंस मिशन करके था, या रामकृष्ण मिशन भी कह सकते हैं, या रामकृष्ण मिशन कह लीजिए, या रामकृष्ण परमहंस मिशन भी कह सकते हैं, ठीक है। दोनों कह, जो समाज सेवा और मानव कल्याण और आध्यात्मिक विकास पर अधिक बल दिया था, ठीक है। और स्वामी विवेकानंद जी, ठीक है, ये शब्द था। और एक नाम आता है सत्य शोधक समाज, आप सबको भली भांति तरीके से पता होगा। सत्य शोधक समाज के संस्थापक का नाम ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले ने इसकी स्थापना किया था सन 1873 में। इन्होंने छोटे से समूह से रूप में स्टार्ट किया था और शूद्र और अस्पृश्यता जो जाति है उसके लोगों को विमुक्त करना था, यानी छुआछूत और शूद्र या निम्न जाति के लोगों को बेसिकली पर या उनकी बढ़ावा पर इन्होंने अधिक बल दिया था। इनकी किताब फेमस हुई थी 1873 में ही आई थी वो किताब, गुलामगिरी करके, जो एग्ज़ाम में कई बार पूछी भी जा चुकी है, ठीक है। तो अब तो शायद क्लियर हो गया होगा आप सभी लोगों को कि राजा राम की भी संस्था, दयानंद सरस्वती की भी, और स्वामी विवेकानंद जी की भी, और ज्योतिबा फूले की। जी सर, जी सर, थैंक यू सर। अब बात
करते हैं। एक और सवाल है यहाँ पे, लघु समुदाय की अवधारणा दी गई है ना। ये लिटिल कम्युनिटी है और इस लिटिल कम्युनिटी की अवधारणा किसके द्वारा? गॉटमैन द्वारा। जी रॉस। गॉटमैन द्वारा। ब्राउन। यहाँ अगर आप रोथमैन का नाम दे रहे हैं तो सर गलत दे रहे हैं। रेडफील्ड सर। जी रॉस। हाँ, क्योंकि मैं ये भी लो। इनके बारे में पढ़ा चुका हूँ। रॉबर्ट रेडफील्ड का नाम ये मैं पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को, है ना। द लिटिल कम्युनिटी, जिसे स्मॉल कम्युनिटी के नाम से हम लोग जानते हैं, अमेरिका के ये विद्वान हैं रॉबर्ट रेडफील्ड, और इन्हीं के द्वारा छोटा समुदाय या लिटिल कम्युनिटी को लेकर बातचीत कही गई है। ठीक है, और हम चाहेंगे कि इनका नाम आप लोगों को पता होना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। बहुत फेमस नाम और बहुत ही फेमस पुस्तक है ये लिटिल कम्युनिटी। लिटिल कम्युनिटी सन 1955 में ये किताब आई थी। इनकी एक और पुस्तक रही थी, पीजेंट सोसाइटी एंड कल्चर करके, इन्हीं की। मैं चाहूँगा नोट कर लें आप लोग इसको। पीजेंट पेपर में आता है, सोसाइटी एंड कल्चर करके, और ये किताब सन 1956 में यानी 1956 में जो है दी गई थी, है ना। तो यदि परीक्षा में आप लोगों से रॉबर्ट रेडफील्ड का नाम आपसे पूछा जाता है, ठीक है, तो मैं चाहूँगा तो दो किताब का नाम याद रखेंगे। एक तो लिटिल कम्युनिटी याद रखेंगे जो 1955 में मैंने बताया है अभी आपको, और दूसरा दूसरा पीजेंट सोसाइटी एंड कल्चर। ये दो चीज़ें परीक्षा में। एक सवाल इससे ये भी पूछा जाता है कि लिटिल कम्युनिटी की विशेषता बताइए, है ना। और इसकी 4 विशेषताएं हैं। उन 4 विशेषताओं को आप लोगों से ना पूछेगा कौन सी विशेषता है या कौन सी विशेषता नहीं है, इस तरीके से सवाल बनाएगा। तो उसमें आप लोग एक तरफ लिखिएगा जो है समानता के बारे में एक विशेषता इन्होंने बताया था लिटिल कम्युनिटी में, पहली। दूसरी बताया था लघुता, एंड तीसरा बताया था आत्मनिर्भरता, और चौथा क्या होगा? आत्मनिर्भरता। बता तो दिया मैंने। एक रूपता। विशिष्ट संस्कृति। एक रूपता ही समानता है, इसी को हम लोग एक समानता भी कहते हैं, है ना। एक समानता भी इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो देखो अब समझिएगा, जो लघु समुदाय है इसके सदस्य जीवन शैली, संस्कृति, भाषा, धार्मिक विश्वासों में समान होंगे तो उसे एक समानता कहेंगे या समानता बोल देंगे। ये बात सही है, पहली विशेषता हुई। दूसरी विशेषता में स्मॉल साइज या छोटापन या लघुता। ऐसा समुदाय का आकार में छोटा होगा जिसमें सदस्यों के बीच ना मजबूत सामाजिक संबंध बने रहेंगे, है ना। लघुता होगा, छोटा होगा, संबंध बने रहेंगे, तटस्थ। उसके बाद आता है आत्मनिर्भरता। इसको हम लोग बोलेंगे लघु समुदाय आमतौर पर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आत्मनिर्भर होते हैं, इसलिए आत्मनिर्भरता शब्द होता है। चौथा होता है विशेष संस्कृति यानी विशिष्टता, ठीक है। तो इसका मतलब है कि लघु समुदाय की अपनी विशिष्ट एक संस्कृति होगी, विशिष्ट एक रीति रिवाज होगा, विशिष्ट एक परंपराएं होंगी जो उन्हें बड़े समुदाय से अलग करेगी, है ना, बड़े कम्युनिटी से अलग करेगी। तो ये 4 टाइप की जो है इनके द्वारा दर्शाई गई है विशेषता, समानता, लघुता, आत्मनिर्भरता और विशिष्टता। विशिष्टता का मतलब होता है विशिष्ट संस्कृति या विशिष्ट रीति रिवाज, विशिष्ट आप कह सकते हो परंपरा, ये भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो मैं चाहूँगा ये आपको लिटिल कम्युनिटी में एक तो वर्ष, 2 किताब और यहाँ पे उसकी विशेषता भी याद रखें, ठीक है। ऐसी चीज़ें आप लोगों को कॉपी पर ना नोट कर लेना चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ों को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन सी समाजकार्य की सहायक पद्धति है? देखो मैंने आपको पढ़ाया है, एक प्राथमिक पद्धति, दूसरी सहायक पद्धति।
इतना आसान सवाल नहीं आ रहा है आप लोगों को भाई। ऑप्शन नंबर बी सर। हाँ, सामाजिक क्रिया जो होता है सर बी ये होगा बी। आपकी सेकेंडरी प्रणाली है या इसे आप सहायक। अच्छा, ये किसने दिया है? प्राथमिक प्रणाली और सहायक प्रणाली किसके द्वारा दिया गया है? फ्रिडलैंडर के द्वारा दिया गया है। फिनलैंड है फिनलैंड। वाल्टर एंड्रियास फ्रिडलैंडर के द्वारा दिया गया है। ये शब्द आपको जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। आसान सवाल था, बहुत ही इजी सवाल। अगले सवाल की तरफ रुख करेंगे हम लोग, और क्वेश्चन नंबर 88। ये भी सवाल अच्छा है। आप अगर कम्युनिटी के टॉपिक पढ़े हैं तो आप आसानी से इसका भी जवाब दे देंगे। सवाल है कि वर्किंग विथ कम्युनिटीज एन इंट्रोडक्शन टू कम्युनिटी वर्क पुस्तक के लेखक कौन है? तो एच.वाई. सिद्दीकी। ए होगा। हाँ, एच.वाई. सिद्दीकी महोदय का नाम आएगा सन 1947 में, सॉरी 1997 में, 1997 में इस किताब को इन्होंने बेसिकली प्रस्तुत किया था। और हम चाहेंगे कि इस चीज़ को आप लोग ध्यान भी रखेंगे, ठीक है। इसका पब्लिशन्स अभी जल्दी हुआ है, हैदराबाद में हुआ था सन 2021 में, ठीक है, एडिशन। लेकिन सन 1997 में आप ज़रूर नाम याद रखेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट रहेगा ये। तो सामुदायिक संगठन के अंतर्गत एच.वाई. सिद्दीकी महोदय का जो नाम रहा है बहुत ही फेमस रहा है। हम चाहेंगे कि इनका जो पुस्तक है, ये पुस्तक का नाम आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। इन्हीं की एक और किताब आई थी सोशल ग्रुप थ्योरी करके 2008 में, सोशल ग्रुप वर्क थ्योरीज करके नाम आई थी, थ्योरीज एंड प्रैक्टिस। ये किताब थी 2008 में, पहली बार प्रकाशित किया गया था 2008 में। और एक इनकी वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पुस्तक जो यूजीसी नेट में आती है, उसका नाम है सोशल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट जैसे में सब कॉन्टिनेंट कौन कौन सा? इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। ये किताब बेसिकली प्रकाशित किया गया था 2004 में एच.वाई. सिद्दीकी के द्वारा। तो 3 पुस्तक हैं, तीनों के तीनों अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और मैं चाहूँगा कि ये एच.वाई. सिद्दीकी महोदय का नाम आप याद रखें। मॉडल भी इन्हीं के द्वारा दिया गया है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आधुनिक सामुदायिक चेस्ट की स्थापना किस वर्ष की गई थी? है ना, ये मॉडर्न कम्युनिटी चेस्ट है और आप सबको पता भी होना चाहिए इसके संदर्भ में। वर्ष अगर आपसे पूछा 1877। गलत जवाब मैडम। ये एक बार नहीं कई बार सवाल आ चुका है और मैं हर बार बता चुका हूँ। 1913। 13 बिल्कुल 1913 सही जवाब। ये मैं कई बार बता चुका हूँ। पहला आधुनिक सामुदायिक कोष, कोष का मतलब होता है चेस्ट, चेस्ट का मतलब कोष यानी फंड। सामुदायिक निधि कह लीजिए या कम्युनिटी फंड कह लीजिए, बात दोनों की है, या चेस्ट कह लीजिए। ये 1913 में क्लीवलैंड ओहियो में फेडरेशन फॉर चैरिटी एंड फिलोन्थ्रोपी के द्वारा स्थापित किया गया था। ये मॉडर्न कम्युनिटी चेस्ट सन 1913 में। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसे हम लोग कम्युनिटी फंड के नाम से जानते हैं, कम्युनिटी फंड के नाम से जानते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है इसके संदर्भ में, ठीक है। तो सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी। रोथमैन के द्वारा यहाँ पे मॉडल देखो, आपको रोथमैन का नाम भी आएगा, एक आएगा मुर्रे जी रोस का नाम भी आएगा और एक आएगा एच.वाई. सिद्दीकी का नाम। 3 व्यक्ति का नाम आएगा। जब आप लोगों से सामुदायिक मॉडल पूछे जाएंगे तब ऐसी परिस्थिति में। और मैं ये जानना चाहूंगा आप लोगों से कि किस विकल्प की तरफ आप जाना उचित समझेंगे रोथमैन में। एक तो
आपके सामने होना चाहिए लोकलिटी डेवलपमेंट, लोकलिटी डेवलपमेंट सर डी ऑप्शन होगा। होना चाहिए आपका सोशल प्लानिंग, तीसरा होना चाहिए सोशल एक्शन। तो 3 मॉडल कम्युनिटी में रोथमैन ने ये दिए हैं। 3 ही मॉडल आपको मुर्रे जी रोज का नाम मिलेगा, 3 ही मॉडल आपको HY सिद्दीकी का भी नाम मिलेगा। ठीक है, तो ये नाम आप लोगों को ध्यान रखना है। जैक रोथमैन का स्थानीय विकास का मॉडल लोकलिटी को बोला गया, जो कि ऑप्शन में है ही नहीं। और फिर सामाजिक जो है योजना बोला गया सोशल प्लानिंग को, ये आपका पहला है। फिर उसके बाद सामाजिक कार्यवाही कह लीजिए या सामाजिक क्रिया कह लीजिए, ये जो कि सोशल एक्शन है, तीसरा है आपका यहाँ पे। तो ए और बी यानी आपका डी वाला जो विकल्प जा रहा है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इस प्रश्न के आधार पर, है ना। तो ये बातें आप लोगों को इसके संदर्भ में ध्यान रखना है। काफ़ी फेमस पर्सन है ये, है ना, रोथमैन महोदय। और मैं चाहूँगा कि इनके संदर्भ में आप लोगों को भूलना नहीं भाई, है ना। ठीक इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं तो एक नाम आता है मुर्रे जी रॉस करके, उनका भी नाम आप लोगों को मैं चाहूँगा कि ध्यान रखना चाहिए। काफ़ी फेमस उनके भी मॉडल्स हुए हैं। एक तो उनके में था, अगर हम बात करते हैं 3 तरीके के जो मॉडल इनके द्वारा दिए गए थे कम्युनिटी के बेस्ड पर आधार पे। तो एक था इनके अंतर्गत विशेष प्रक्रिया का मॉडल, और एक था सामान्य प्रक्रिया का मॉडल, और एक था सामुदायिक मॉडल। ये 3 तरीके, जहाँ विशिष्ट, सामान्य और सामुदायिक शब्द आते हैं, ये शब्द मुर्रे जी रॉस के द्वारा बेसिकली शब्द दिए गए थे। इनके संदर्भ में आप ये बात जरूर ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक नाम और आता है, मैंने अभी भी बताया आप लोगों को, HY सिद्दीकी महोदय के बारे में। बहुत ही फेमस पर्सन है। इन्होंने एक बताया था मॉडल प्रतिवेश या पड़ोस कह लीजिए, पड़ोस विकास का मॉडल दिया था इन्होंने, है ना। और ठीक ये बेसिकली कॉपी पेस्ट करते थे सिमिलर, इसी को प्रतिवेश विकास का मॉडल भी बोला गया था, पड़ोस को प्रतिवेश विकास का मॉडल। ये कॉपी पेस्ट मुर्रे जी रॉस का किए हैं इन्होंने, मुर्रे जी रॉस का। और एक विशिष्ट और सामान्य, विशिष्ट और सामान्य मॉडल जो दिया गया था, ये इन्हीं के द्वारा बेसिकली प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, तो ये चीज़ें भी ध्यान रखना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट नाम मैंने बताया है। HY सिद्दीकी के भी 3 मॉडल, और फिर मुर्रे जी रॉस के भी 3 मॉडल, और रोथमैन के भी 3 मॉडल, याद रखिएगा। ठीक है, काफ़ी फेमस है ये। अगला सवाल है कि वर्णनात्मक शोध अध्ययन के लिए किस शब्द का प्रायः प्रयोग किया जाता है? वर्णनात्मक शोध के लिए सर विश्लेषणात्मक। विश्लेषणात्मक आप कह रहे हैं, परंतु इस प्रश्न का विकल्प जो है विश्लेषणात्मक नहीं होगा मैडम। मैं आपको एक और मौका देता हूँ, फिर से बताएं। ऐतिहासिक। ऐतिहासिक संशोधन। बिल्कुल, यहाँ डी है सर। जहाँ हम बात कर रहे हैं आप लोगों से कि वर्णनात्मक शोध अध्ययन के लिए किस शब्द का प्रायः प्रयोग किया जाता है, तो वो बेसिकली पूर्व पोस्ट तथ्य अनुसंधान या एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च के अंतर्गत ये चीज़ें यूज में लाई जाती हैं। हम चाहेंगे थोड़ा सा मेरी बात को सुने आप। देखिए, वर्णनात्मक अनुसंधान एक ऐसा अनुसंधान है जहां हम वेरिएबल्स में बदलाव कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। हम किसी बातों को बड़े ही डिटेल में लिख सकते हैं। नाम से पता, मैं नहीं कहता कि भाई आप अपना तर्क दीजिए, स्पष्टीकरण करिए, आप वर्णन करिए इस पॉइंट पर। तो
तो जब बिंदुओं पर किसी पर विचार विमर्श की बात आती है, बिंदुओं पर किसी पर वर्णन करने की बात आती है, तो वो बात वर्णात्मक शोध होता है। इसे हम लोग पूर्व पोस्ट अनुसंधान भी कह सकते हैं या पूर्वव्यापी अनुसंधान भी नाम दे सकते हैं। पूर्वव्यापी अनुसंधान का नाम भी दे सकते हैं। इस अनुसंधान के रूप में अगर हम बात करते हैं तो शोधकर्ता आप हो, रिसर्चर आप हो, तो शोधकर्ता के हेरफेर या हस्तक्षेप के बिना इंडिपेंडेंट वेरिएबल के पहले से हो रही जो घटनाएं, जो घटित होने के बाद वेरिएबल के बीच जो संबंधों की जांच करेगा। जैसे मान लीजिए कोई घटना घटित हुई पहले और उसी घटना का वर्तमान परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए और पिछली घटना को, दोनों को कंपेयर करके जब हम किसी का डिटेल मेंशन करते हैं तो वो होता है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। उस दृष्टिकोण में हम लोग एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च का नाम लेते हैं। ठीक है। दूसरा है एनालिटिकल रिसर्च, जिसको हम लोग विश्लेषणात्मक अनुसंधान कहते हैं। ये ना निष्कर्ष निकालने के लिए डेटा एकत्र किया जाता है, विश्लेषण करना और व्याख्या करने की एक विधि होती है, इसलिए इसको विश्लेषणात्मक रिसर्च कहा जाता है। तो कोई डेटा मिला, अब उस डेटा को निष्कर्ष निकालते हो, छानबीन करते हो, फिर डेटा कलेक्ट करने के आधार पर फिर उसकी व्याख्या करने की एक विधि दर्शाते हो। भाई आपने किसी बच्चे पर सर्च किया तो उसने 10 समस्या बताई, अब 10 समस्या पे तो काम करोगे नहीं, आप यहाँ पे विश्लेषणात्मक शोध करोगे। विश्लेषणात्मक शोध किया तो आपको लगा उस सेवार्थी की 10 समस्या में से एक समस्या बहुत नीडी है और वो समस्या को आपने क्या किया, क्या पुटअप कर लिया, यानी उसको ले लिया आपने, है ना, उसको आपने ले लिया। तो जिस गोल को आपने लिया है अब उसकी आप व्याख्या कर रहे हैं तो वो एक प्रकार से विश्लेषणात्मक अनुसंधान का पार्ट बन जाता है। एक होता है अप्लाइड रिसर्च, बहुत ही फेमस रिसर्च है। अप्लाइड रिसर्च एक व्यवस्थित जांच होती है, जिसको हम लोग व्यवहारिक अनुसंधान भी बोलते हैं। अप्लाइड को व्यवहारिक अनुसंधान भी बोलते हैं। देखो, विशेष वास्तविक दुनिया की समस्या को हल करना या मौजूद ज्ञान को लागू करना, प्रथा, उत्पाद, सेवाओं को बेहतर ढंग से प्रस्तुत करना, वो व्यवहारिक कहलाता है। अब कोई समस्या चली आ रही तो उस समस्या के समाधान के लिए आपने क्या किया, व्यवहारिक कोई टेक्निक लगा के उसके अंदर मॉडिफाई कर दिया, तो वो व्यवहारिक अनुसंधान का पार्ट बन जाता है। मतलब समस्या को आपने हल कर दिया दूसरे तरीके से या दूसरे टेक्निक से, और वो ऐसी टेक्निक आपने लगाया कि भाई सेवार्थी को भी कोई चीज़ें तकलीफ में नहीं आई, ईजिली सेवार्थी उस चीज़ को कर लेता है, तो वो व्यवहारिक होता है। बातों बातों से आपने क्या किया, उसको सिखा दिया या उसको सुधार दिया, तो वो व्यवहारिक अनुसंधान का पार्ट बनता है। एक होता है ऐतिहासिक, ऐतिहासिक को हिस्टोरिकल रिसर्च कहा जाता है। देखो, ये अतीत में जो घटनाएं घटित होती हैं, लोगों और समाज की व्यवस्थित जांच और व्याख्या करना, अतीत और वर्तमान पर उसके प्रभाव को समझना। मतलब अतीत का मतलब जान रहे हो, पास्ट की बात मैं कर रहा हूँ, भूतकाल की बात। तो अतीत की घटना या लोगों और समाजों को व्यवस्थित जांच या व्याख्या करना, या अतीत के वर्तमान को प्रभावों को समझने के लिए जो भी आपने रिसोर्सेज का प्रयोग किया है, वो क्रियाएं कहलाती हैं ऐतिहासिक अनुसंधान। तो बड़ा आसान है, जहां आप अतीत और वर्तमान का कंपेयर करते हो ऐतिहासिक हो जाता है। जहां आप समाज को देखते हुए, व्यक्ति की समस्या को देखते हुए किसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर रहे हो और वो बातों बातों से कर दे रहे हो, तो वो व्यवहारिक हो गया। जहां आपने डेटा का विश्लेषण करके, एनालिसिस करके उसकी एक समस्या पर आपने व्यापक रूप दिया या व्यापक चर्चा पर चर्चा किया, तो वो आपका विश्लेषणात्मक हो गया। जहां आपने स्वतंत्र वेरिएबल, यानी एक देखो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जहां आपने स्वतंत्र चर से पहले से घटित होने के बाद जो वेरिएबल के बीच के जो संबंध रहे, जैसे एक होता है बालक और एक होता है बालिका, अब इन दोनों के बीच में आपने जब संबंधों की जांच किया है, उन्हीं संबंधों की जांच को हम लोग एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च कहते हैं। संबंधों की जांच करना। अब संबंध की जांच कब होती है, जहाँ पे वेरिएबल होते हैं।
वेरिएबल का मतलब होता है चर। तो चर तो भाई देखो, चर अब ये नहीं केवल बालक बालिका ही हो सकती है, चर तो पुस्तक भी हो सकती है, बुक भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है कोई सा भी, है ना। सजीव और निर्जीव दोनों वस्तुओं कोई ना कोई वेरिएबल हो सकती है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं शिक्षक हूँ, तो मैं भी एक चर हूँ। आप शिक्षार्थी हैं, आप पढ़ रहे हो, तो आप भी एक चर हो। चर का मतलब होता है वेरिएबल, है ना। अब मैं अपने बारे में और आपके बारे में, ठीक है, संबंधों के लेकर चर्चा करता हूँ या संबंधों की जांच करता हूँ, तो उन संबंधों की जांच को हम लोग क्या बोलेंगे? वर्णनात्मक शोध बोलेंगे। ध्यान रखिएगा, रिलेशन जरूर बनेगा इसमें, संबंध बनेगा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं वर्णनात्मक शोध अध्ययन, है ना। बड़ा आसान था। मैंने आपको टाइप, ये बेसिकली रिसर्च का अगर आपने पढ़ा होगा, उसकी क्लास मैंने लिया है, यूनिट नंबर 4 देखिएगा और यूनिट नंबर 5 देखिएगा, दोनों में आपको मिल जाएगा रिसर्च के बारे में, 4-5 में, ठीक है। अगला सवाल रिसर्च से ही है कि अनुसंधान प्रक्रिया में पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम कौन सा हो सकता है, यानी सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप कौन सा हो सकता है? सर बी सर होगा, अनुसंधान उद्देश्य। सर ऑप्शन नंबर सी सर। बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है। सबसे पहला देखो, अभी आप यही तो गलत करते हो। अब ऐसे सवालों पर बताओ मुझे क्रोध नहीं आएगा तो क्या आएगा, जो कि आसान सा सवाल। मैं आप सभी लोगों को एक फार्मूला भी बताया हूँ, PhD कैग R करके, हमेशा कई बार रिपीट करता हूँ। P से प्रॉब्लम होता है, H से हाइपोथेसिस होता है, D से डिज़ाइन आता है, C से कलेक्शन होता है, A से एनालिसिस होता है, G से जनरलाइजेशन होता है, R से रिपोर्ट होती है। ये मैं आपको PhD कैग R करके मैंने कई बार आप लोगों को पढ़ाया भी है। ये अनुसंधान का चरण है, स्टेप है। तो सबसे पहली तो देखो, या तो ऑप्शन में समस्या की पहचान लिखा होगा पहला, या तो दूसरी बात यहाँ पर लिखा रहेगा प्रॉब्लम यानी समस्या। तो ये जो अनुसंधान समस्या है, इसी अनुसंधान को कई रूपों में, कई शब्दों में हम वर्णित कर सकते हैं। सही विकल्प के रूप में पहला जो चरण है वो अनुसंधान का है, और अनुसंधान समस्या की पहचान की है। दूसरा देखो, लिटरेचर ऑफ रिव्यू होता है, दूसरे को हम लोग बोलते हैं साहित्य समीक्षा, जो कि साहित्य समीक्षा बहुत कम आता है। फिर भी मैं चाहूँगा कि लिटरेचर ऑफ रिव्यू का जो पैटर्न है आप ध्यान रखें, हाइपोथेसिस और प्रॉब्लम के बीच में आता है। उसके बाद डिज़ाइन आती है, डिज़ाइन के बाद डेटा का कलेक्शंस होता है। डेटा आपने कलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप डेटा को एनालिसिस कर लीजिए। डेटा एनालिसिस करने के बाद उसका आप जनरलाइजेशन कर लीजिए, सामान्यीकरण कर लीजिए। सामान्यीकरण आपने कर लिया तो उसकी फिर एक रिपोर्ट बना दीजिए, ठीक है। तो ये बेसिकली एक स्टेप है, और ये PhD कैग R बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप UGC की तैयारी कर रहे हो या आप मेडिकल सोशल वर्क की तैयारी कर रहे हो, तो मैं चाहूँगा कि ये फार्मूला आप जरूर ध्यान में रखेंगे, भूलिएगा मत, क्योंकि आगामी परीक्षा में आपको पूछा जाएगा ये। अब देखो, परिकल्पना से सवाल है। कहता है कि परिकल्पना को तार्किक और अनुभवजन्य परिणामों को निकालने और परीक्षण करने के लिए की गई अस्थायी धारणाओं के रूप में परिभाषित करिए। तो ये देखो, एक डेफिनेशंस दी गई हैं, एक प्रकार की ये परिभाषाएं दी गई हैं। यहाँ हमें विद्वान के नाम बताने हैं क्वेश्चन नंबर 93 में, और मैं आप सबसे कहूँगा कि इसका सही विकल्प होगा वेबस्टर। ये वेबस्टर की डेफिनेशंस है, और वेबस्टर महोदय ने अपनी परिभाषा को कहा है कि जो हाइपोथेसिस होती है वो एक तार्किक होती है और अनुभवजन्य के परिणामों को निकालने और निरीक्षण करने के लिए होती है, और यह अस्थायी होती है। परिकल्पनाएं गलत भी हो सकती है, इसलिए अस्थायी है। हम जैसे कोई बात कल्पना कर लेते हैं, है ना, लॉजिकल, आप कल्पना आप भी करते हो, मैं भी करता हूँ, सभी लोग कल्पना करते हैं। तो कल्पनाएं कभी कभी क्या होती है, गलत भी हो सकती है। तो इन्होंने जो चीज़ें गलत बताया उसको अस्थायी के रूप में रखा। जो चीज़ें गलत नहीं हो सकती, अच्छा भाई रिसर्च है तो रिसर्च तो होता ही रहता है ना, आलोचनाओं पर बेस्ड होता है रिसर्च, हमेशा आलोचनाएं होती रहती हैं उसमें, तो जाहिर सी बात है मॉडिफिकेशन का पैटर्न तो माना ही जाएगा, तो इसलिए अस्थायी होगा। कभी भी रिसर्च में अस्थायी शब्द यूज़ नहीं होता है, हमेशा अस्थायी शब्द यूज़ ही होता है रिसर्च में, ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। तो मैरियम वेबस्टर एक विद्वान का नाम है, इसने अपनी परिभाषा में अस्थायी अवधारणा रिसर्च को माना है। ये कीवर्ड है, और हम चाहेंगे कि कीवर्ड, ये जो अस्थायी अवधारणा या धारणाएं देख रहे हैं आप लोग,
कहीं भी आप किताब, कोई सा भी किताब अगर आप पढ़ोगे ना, तो मेरियन वेबस्टर का ही नाम मिलेगा, और इन्हीं के नाम पर ही ये रिसर्च को अस्थाई प्रूफ करते हुए इन्होंने बताया भी और माना भी तब से गया कि रिसर्च अस्थाई है, अस्थाई नहीं है कोई। आज आपने उस पर रिसर्च किया, आपके पास फैक्ट आया, कल का मैं वहाँ पे सिलेक्शन लेता हूँ तो मैं रिसर्च करूँगा तो मेरे डेटा कुछ अलग आएंगे। मैं वहाँ से हटा, फिर कोई थर्ड व्यक्ति आता है तो वो भी रिसर्च करेगा, तो ज़रूरी ये नहीं कि मेरा और आपसे मैच करे, तो उसका भी कुछ अलग होगा। ठीक है, तो अपनी अपनी धारणाएं होती हैं, इसलिए कहा जाता है कि अस्थाई धारणा है, ये कभी एक जैसा नहीं हो सकता है। ये कीवर्ड है, इस कीवर्ड को ध्यान रखिएगा। अगला एक सवाल है कि एक तत्व जिनके आधार पर हम संपूर्ण ब्रह्मांड से नमूना निकालते हैं वो कहलाता क्या है? संपूर्ण ब्रह्मांड से आप नमूना निकाल रहे हो, सैंपल निकाल रहे हो, वो क्या कहलाते हैं? बोलिए। सर ऑप्शन नंबर सर सी होना चाहिए मेरे ख्याल से। चलिए, आपने यहाँ पर अपने विचार तो प्रकट किए हैं। हाँ, प्रेम प्रेम कहलाएगा सर, क्योंकि ना संपूर्ण ब्रह्मांड है सर, तो गोल थोड़ा सा ऐसा कुछ। आपने थोड़ा सा यहाँ पे ट्रेंड का तो पैटर्न पकड़ा, लेकिन एक्सप्लेनेशन आपने सही नहीं दे पाए। चलो कोई नहीं, बिल्कुल आपने सही बताया। यहाँ पे नहीं, डी विकल्प सही होगा, एक विशेषता दर्शाती है ये। मैं आपसे कई बार बता चुका हूँ, वह तत्व या इकाई जिसके संपूर्ण ब्रह्मांड में समूना जो है सैंपल लिया जाता है, जनसंख्या तत्व कहा जाता है उसे जनसंख्या का तत्व बोला जाता है। जैसे मैंने अब देख लीजिए, आप गए किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में, वहाँ आप गए तो सारे एम्प्लॉइयों पर आपने रिसर्च किया। अब समझिए, केजीएमयू आपके लिए एक प्रकार से यहाँ पे ब्रह्मांड हो गया। अब जितने एम्प्लॉय हैं, मान के लिए 200 के आसपास एम्प्लॉय होंगे, समथिंग एक डेटा बता रहा हूँ मैं आपको। इन 200 को जनसंख्या तत्व बोला गया, इन्हें समष्टि बोला गया। अब ये उचित तो है नहीं कि 200 लोगों पर काम करा जाए। अब मेडिकल सोशल वर्कर हो तो इनमें से ना 10 लोगों को या 20 लोगों को आपने निकाल लिया सैंपल, यानी बेस्टी के रूप में आपने इनको निकाल लिया, बेस्टी के रूप में, है ना, यूनिट के रूप में। अब इन पे आप काम करना शुरू करोगे, तो उस प्रक्रिया में जो सैंपल ट्रेट्स होते हैं, सैंपल ट्रेट का मतलब होता है नमूना की विशेषता। तो संपूर्ण ब्रह्मांड से नमूना निकालते हैं वो तत्व जिनके आधार पर, तो वो क्रियाएं एक प्रकार की विधि है, विशेषता है, जिसका उपयोग अक्सर या वर्णन करने के लिए किया जाता है कि जनसंख्या से नमूना कैसे चुना जाए। आप 20 लोगों को 10 लोगों को कैसे चुनोगे? ये जो सैंपल ट्रेट्स है या जो नमूना विशेषता है, ये कहता है कि जनसंख्या आपने जो लिया है, टोटल जनसंख्या, संपूर्ण ब्रह्मांड से जो नमूना आपने निकाला है, उस नमूने को निकालने के लिए आप कैसे क्रियाओं को प्रतिनिधित्व करेंगे और कैसे आप रैंडम का यूज करेंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 200 में से ये जो 10 लोग को या 20 लोग को निकाला है, यही है नमूना सैंपल, यही है नमूना विशेषता। ये आप निकालोगे टिपिट प्रणाली पर, लकी ड्रॉ के माध्यम से, फिश बॉल ड्रॉ के माध्यम से। पढ़ा चुका हूं ना ये सब। सर इसको रैंडम सैंपलिंग कहेंगे सर, रैंडम। हाँ, रैंडम सैंपलिंग एक बेसिकली सैंपल रैंडम सैंपलिंग के जो पैटर्न होता है वो कहीं ना कहीं मेथड को ही जोड़ता है। तो रैंडम सैंपल या सिंपल रैंडम सैंपलिंग जो क्रियाएं जुड़ती हैं उसके अंतर्गत, वो सभी मेथड को जोड़ती है। टिपिट प्रणाली हो गई, लकी ड्रॉ हो गया, फिश बॉल ड्रॉ हो गया आपका, ऐसे कई हैं, 2-4 मैंने नोट करवाए हैं एग्जैक्ट, है ना, आप लोगों ने पढ़ा भी है मेरे से, याद है कि नहीं? अब पढ़ाई नहीं पढ़ा है आप लोगों ने? जी सर, जी सर। तो वो चीज़ें बेसिकली यहाँ पर यूज में लाई जाती है। तो वो क्या है, वो सैंपल विशेषता है। मैं किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा हूँ, किसी एक लकी ड्रॉ या फिश बॉल ड्रॉ या टिपिट प्रणाली का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे सारे रैंडम का नाम ले रहा हूँ। जब सारे प्रक्रियाएं बन रही हैं तो वो रैंडम का पार्ट बन रहा है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। यहाँ पे देखो, सैंपल ट्रेट्स की जगह मुझे मेरे हिसाब से क्या लिखना चाहिए था, यहाँ पे रैंडम सैंपल लिखना चाहिए था, है ना।
अगर रैंडम सैंपल होता ना तो आप आसानी से यहाँ पे चीजें समझ जाते कि हाँ भाई ये हाँ सर, रैंडमली अगर आता ऑप्शन में तो दे देते। ये नमूना विशेषता थोड़ा समझ में नहीं आया था कि रैंडम पढ़ा है, रैंडमली सैंपलिंग। हाँ रैंडम सैंपलिंग होता है। रैंडम मतलब होता है यादृच्छिक। यादृच्छिक का मतलब होता है प्रतिनिधित्व। प्रतिनिधित्व का मतलब होता है कि कोई तरीका आप इजीली से निकाल दे रहे हो, कोई मेथड बना के, कोई विधि लगा के, है ना। आगे, मेथड इन सोशल रिसर्च नामक पुस्तक के लेखक का नाम बताना है। बोलिए नाम। नहीं पता। See good and hard. हाँ, गुड्डे एंड हार्ट, बिल्कुल सही बात। विलियम जे गुड्डे, पॉल के हॉट, इनका पूरा नाम। एक नाम आता है विलियम जे गुड्डे एंड पॉल के हॉट, ये पूरा नाम है। मैं आपको बता दूं, ये किताब 1 दिसंबर 1952 में आई थी, 1952 में। दूसरी बात, आपने पढ़ा भी होगा, किताबों में देखा भी होगा, क्वेश्चन में भी देखा होगा, ये जो आपने टोटल जनसंख्या 200 से 20 लोगों को जो निकाला आपने, ये जो निकाला है, यूनिट जो निकाला है आपने रैंडम के माध्यम से, इन्हीं को लघुत्तर भाग बोला। लघुत्तर भाग बोला। समग्र जनसंख्या का एक लघुत्तर भाग क्या कहलाता है? न्यायदर्श कहलाता है या प्रतिदर्श कहलाता है, यानी सैंपल कहलाता है। ये बात किसने बोली है? तो बोल देना विलियम जे गुड्डे एंड पॉल के हॉट ने बोला है। ये भी एक परिभाषा है, बहुत फेमस है, परीक्षा में आ चुका है कई बार, तो ये भी चीज आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िए। विशिष्ट बिंदुओं एवं निश्चित प्रश्नों के माध्यम से किए जाने वाले साक्षात्कार कहलाते हैं। अच्छा जी, आसान है ये तो, बता दो जरा। सर ऑप्शन नंबर ए ही होना चाहिए मेरे ख्याल से। ओके, आप कह रहे हैं ए होना चाहिए। Informal interview भी। नहीं, ए सही जवाब है सर सही है सर, निश्चित प्रश्न है। ए ही सही है। जरा समझिएगा मेरी बात को। स्ट्रक्चरल इंटरव्यू होता क्या है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि विशेष या पूर्व कोई निर्धारित या निश्चित प्रश्नों के माध्यम से किया जाने वाला कोई भी अगर इंटरव्यू होता है वो संचरित होता है। मतलब इन साक्षात्कारों में सभी अभ्यर्थियों से एक निश्चित क्रम में प्रश्न पूछे जाते हैं। एक निश्चित क्रम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो निश्चित लिख दिया प्रश्न में ही, विशिष्ट बिंदु लिख दिया प्रश्न में ही, तो इसका मतलब था सिंपल कि स्ट्रक्चरल इंटरव्यू ही होगा। सिंपल पैटर्न था ये। लेकिन आपके मन में आ रहा होगा कि इनफॉर्मल एक इंटरव्यू होता है। बात सही है। इनफॉर्मल इंटरव्यू का मतलब होता है अनौपचारिक साक्षात्कार, है ना। कॉफी चैट के नाम से जाना जाता है इसको। इसमें अनौपचारिकता का मतलब ये होता है कि आप ये कह लीजिए एक प्रकार से, अगर मैं आपसे कहूं कार्यस्थल से बाहर हैं आप, मेरा जैसे ऑफिस है, ऑफिस में इंटरव्यू नहीं हो रहा है, पार्क में कहीं इंटरव्यू हो रहा है आपसे, बस में या ट्रेन में कहीं इंटरव्यू हो रहा है आपसे। हो सकता है मैं कहीं पर किसी कम्युनिटी में काम करने गया, वहीं पर इंटरव्यू ले लिया, वो अनौपचारिक साक्षात्कार हो गया। यहां कोई प्रश्न का निश्चीकरण नहीं किया गया है, कोई पैटर्न फॉलो नहीं किया गया है, इसलिए ये अनौपचारिक होगा। समझ में बात आ रही है ना आप लोगों को? बोलिए। यस सर। एक होता है
अनस्ट्रक्चर्ड मतलब असंरचित। ये गैर निर्देशात्मक साक्षात्कार है, गैर निर्देशात्मक साक्षात्कार। ये एक लचीला, एक फ्लेक्सिबिलिटी वाला इंटरव्यू होता है। यहाँ प्रश्न निर्धारित नहीं होते हैं, प्रश्न निश्चित नहीं होते हैं। यहाँ साक्षात्कारता यानी मेडिकल सोशल वर्कर के उत्तरों के आधार पर विषयों की अधिक सहज और गहन खोज की अनुमति मिलती है। हम किसी एक टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं और वो टॉपिक पर कहीं से भी मैं सवाल पूछ सकता हूँ, कहीं पर भी मैं विचार विमर्श आपसे कर सकता हूँ किसी भी टॉपिक पर, तो अनस्ट्रक्चर्ड का पार्ट बन जाता है। और फॉर्मल देखो, औपचारिक बातचीत, फॉर्मल कन्वर्सेशन या वार्तालाप स्थापित नियमों और प्रोटोकॉल को पालन करता है। ये अब आप सोच रहे थे कि औपचारिक बातचीत हो रही है, निश्चित विशिष्ट बिंदु और निश्चित प्रश्नों के माध्यम से किया जाने वाला साक्षात्कार, तो यहाँ स्थापित नियम प्रोटोकॉल होंगे, लेकिन सूचनाओं का एक संचरित और व्यावसायिक आदान प्रदान होगा और इसका उपयोग अक्सर व्यवसाय में किया जाएगा, शिक्षा में किया जाएगा, आधिकारिक रणनीति में किया जाएगा, वार्तालाप। परंतु एक कोई विशेष पर्टिकुलर पॉइंट नहीं होगा, यहां कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं होगा। नियम होंगे, नियम हो सकते हैं, बैठना सही तरीके से, आना सही तरीके से है, आपको जाना है 10 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद, ये नियम होंगे। नियम आपका औपचारिकता कहलाती है। रूल रेगुलेशंस प्रोटोकॉल जहाँ पे बनते हैं वो फॉर्मल होता है। जहाँ कोई निर्धारित कर दिया गया पहले से, मैंने प्रश्न बनाकर आपके सामने प्रस्तुत करना है या मेरे को आपसे प्रश्न पूछना है, तो उस दृष्टिकोण में संचरित बनेगा। ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा। तो सही विकल्प ए होगा, ना कि डी होगा। अगला सवाल, शोध प्रक्रिया का अंतिम चरण। अंतिम चरण भैया पीएचडी का एक आर, पीएचडी रिपोर्ट राइटिंग, रिपोर्ट लेखन। शाबाश, यानी आप समझ गए कि आर लास्ट में था तो इसका मतलब है कि रिपोर्ट बन गया और सही जवाब हो गया आपका। तो पीएचडी कैग आर तो आपको याद करना ही पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। जब प्रसरण, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आईएमपी, जब प्रसरण नहीं दिया जाता है तो अंतर के महत्व का आकलन करने के लिए किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है? टी टेस्ट, जी सर, टी परीक्षण। नहीं सर, टी। सही सर, सर प्रसरण, जेड। प्रसरण का अर्थ क्या है सर? प्रसरण देखो, ये साइड में इंग्लिश में भी लिखा हुआ वेरिएंस है ना, यहाँ पे देखो, व्हेन वेरिएंस इज नॉट गिवन। चलिए मैं बताता हूँ। जब किसी बच्चे ने टी टेस्ट दिया है, बिल्कुल सही जवाब दिया है, सुनिएगा मेरी बात को। जब जनसंख्या या विचरण अज्ञात हो, प्रसरण ना पता हो, वेरिएंस ना मालूम हो, तो समूह के बीच के अंतर के महत्व का आकलन किया जाएगा। मतलब बीच का डिफरेंस का हम ऑब्जर्वेशन करेंगे, मेथड। तो उस परिस्थिति में टी परीक्षण का उपयोग किया जाएगा। आप ना टी परीक्षण का उपयोग कब करेंगे, सुन लीजिए, वैसे करना टी टेस्ट का यूज। आप दो समूह के मध्य तुलना जब करना ना, दो ग्रुप बना लेना और दो ग्रुप बना के इन दोनों ग्रुप के मध्य तुलना करना, कंपेयर करना, तो टी टेस्ट कहलाएगा। अब ध्यान रखना, नमूना का जब भी आकार लेना 30 से अधिक ना हो, छोटा हो, 30 लोगों से कम, टी टेस्ट लगाना। और टी टेस्ट में सामान्य रूप से जो भी चीजें होंगी वो सामान्य तरीके से दोनों में बराबर बराबर भागों में डिवाइड होंगे। ये नहीं कि आप अपने ग्रुप में ज़्यादा व्यक्ति कर लिए, दूसरे व्यक्ति में कम कर लिए,
दूसरे की विशेषता ज़्यादा दे रहे हो, तीसरे की विशेषता कम दे रहे हो, नहीं, इक्वलिटी विदाउट भेदभाव से होता है। यहाँ जनसंख्या भिन्नता अज्ञात होती है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। टी टेस्ट ना कई पार्ट में हुआ है। एक स्वतंत्र टी टेस्ट है, पेयर टी टेस्ट है, और एक एकल या एक सैंपल टी टेस्ट है। वन वे का भी नाम बेसिकली लिया जाता है उस परिस्थिति में। तो बड़ा फेमस रहा है टी टेस्ट, है ना, और ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखिएगा टी टेस्ट के बारे में, बहुत ही फेमस नाम है ये टी टेस्ट। तो टी टेस्ट सांख्यिकीय परीक्षण है जिसका उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि दो समूह के मध्य बीच कोई सार्थक अंतर है या नहीं है। बस जनसंख्या विचरण अज्ञात है, नमूना आकार छोटा होगा, सैंपल छोटा होगा उस परिस्थिति। देखो, एक नाम आपने एनोवा टेस्ट का नाम भी सुना होगा। एनोवा टेस्ट थोड़ा सा सुन लीजिए। एनोवा टेस्ट समझो भाई हैं दोनों, टी टेस्ट और एनोवा भाई हैं समझो। एनोवा का उपयोग दो या अधिक समूह के मध्य तुलना करने के लिए किया जाएगा। केवल एक ही अंतर हुआ, दो या दो से अधिक बन गया समूह। यहां केवल टी टेस्ट में दो ही समूह होंगे, लेकिन एनोवा में क्या हुआ कि दो या दो से अधिक, बस यही अंतर है, बाकी सिमिलर पैटर्न है। एनोवा टेस्ट सांख्यिकीय महत्व को निर्धारित करने के लिए एफ परीक्षण का उपयोग भी कर लेता है, कभी कभी एफ टेस्ट का प्रयोग कर लेता है एनोवा टेस्ट, है ना। ऐसी परिस्थिति में तो जब भी आप लोगों को इस क्रिया को देखने को मिले तो उस परिस्थिति में आप सभी लोगों से मैं कहूँगा टी टेस्ट के बारे में, ये स्टैटिकल एक प्रकार से पैटर्न है ना, और टी टेस्ट और स्टैटिकल के आधार पे दो समूहों के बीच में आप अंतर को जानने की बात करेंगे। आपने नाम सुना है विलियम सिली गोसेट का नाम? नहीं सुना है तो सुन लीजिए, विलियम सिली गोसेट का नाम सन 1908 में। कब? 1908 में इसे दिया था टी टेस्ट को। नाम दिया इसका जानते हो क्या? स्टूडेंट टेस्ट। क्या नाम दिया था? स्टूडेंट टेस्ट नाम दिया था इसी को, है ना। तो बड़ा फेमस रहा है। बायोमेट्रिक पत्रिका एक प्रकाशित किया था 1908 में, और उसी समय ये टी टेस्ट आया था 1908 में। एक है एफ टेस्ट। हम चाहेंगे कि एफ टेस्ट के बारे में भी थोड़ी बातें आप ध्यान में रखें। एफ टेस्ट डेवलप हुआ रोनाल्ड फीसर के द्वारा सन 1920 में, और फीसर महोदय ने इस एफ टेस्ट को जब 1920 में दिया तो एक लाइन लिखवा रहा हूं, केवल उसे ध्यान रखना बस। प्रसरणों के अनुपात की माप किया इसने, प्रसरणों के अनुपात का माप, अनुपात का माप, प्रसरण के अनुपात का माप, ये आपको ध्यान रखना है। प्रसरण के अनुपात का माप एफ टेस्ट में ही हमें देखने को मिला है ना, एफ टेस्ट में ही देखने को मिला है। मेजर ऑफ द रेशियो ऑफ वेरिएंस, मेजर ऑफ द रेशियो ऑफ वेरिएंस, बस एफ टेस्ट। ये क्रिया आपको ध्यान में रखनी एफ टेस्ट में, ठीक है। 1934 में इसको थोड़ा सा बढ़ावा दिया गया, 34 में, और नाम आया स्ने डेकोर का नाम आया, स्ने डेकोर का नाम आया। स्ने डेकोर ने सन 1934 में इसको सारणीबद्ध कर दिया। सारणी मतलब एक प्रकार से शेड्यूल, एक टाइम बेस्ड कर दिया या उस पर बना दिया सन 1934 में, लेकिन आया 1920 में एफ टेस्ट। एक आया जेड टेस्ट। जेड टेस्ट से भी आप लोग रूबरू होंगे भली भांति तरीके से, और इस परिस्थिति में अगर हम जेड टेस्ट की बात करते हैं तो एक नाम आता है एरिक
लेहमन का नाम, इरिक लेहमन का नाम सन 1986 में एक किताब आई, टेस्टिंग स्टैटिकल हाइपोथेसिस, जहां जेड टेस्ट को निर्धारित किया गया 1986 में, 1986 में जेड टेस्ट। हाँ, इसमें आप ये कह लीजिए कि 30 से अधिक होगी संख्या। टी टेस्ट में 30 से कम थी ना, लेकिन जेड टेस्ट में 30 से अधिक होगी जनसंख्या। यह आपको ध्यान रखना होगा। सैंपल जेड टेस्ट में बेसिकली आपने पढ़ा होगा कुछ इस तरीके के चार्ट बने हुए, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। कुछ इस तरीके से 22 जो बार बना होता है, इस तरीके से, है ना, ऐसे बना होता है। आपने पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा, ठीक है। तो ये जा रहा है यहाँ पे, कोने कोने पर मिल रहा है ना, ये वाला पैटर्न, यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर, यहाँ से यहाँ आता है ना, फिर उसके बाद ऊपर जाता है, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर, फिर यहाँ, फिर यहाँ। ये जो बिंदु से मैंने दर्शाया है अभी आप लोगों को, ये जेड टेस्ट है। कुछ इस तरीके से हम लोग दर्शाते हैं। इसमें 30 से अधिक जनसंख्या बेसिकली होती है जेड टेस्ट में, ठीक है। यहाँ शून्य परिकल्पना के तहत परीक्षण किया जाता है, जो शून्य परिकल्पना होती है। ठीक इसी तरीके से आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा, ठीक है, बना हुआ, इसको बोला जाता है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, एनपीसी पर भी जब हम फाइंड आउट करते हैं तो भी यहाँ पे जेड टेस्ट का यूज़ किया जाता है। जेड टेस्ट यहीं पर मीन होता है, मीडियन होता है, मोड होता है, इसी पर, है ना। तो इसी पर मीन, मीडियन, मोड भी होता है। तो यहाँ पर भी जेड टेस्ट होता है, ठीक है। क्यू टेस्ट होता ही नहीं, कोई क्यू टेस्ट होता ही नहीं। सवाल समझ में आया कि नहीं, बताओ। 98 नंबर का सवाल। यस सर। समझ में। चलो फिर बढ़िया है, आगे बढ़ते। इसका सही विकल्प ए हुई होगा, ए करेक्ट जवाब होगा, है ना। ये देखिए ग्राउंडेड थ्योरी। चलिए ये क्लास जो है यहाँ से मैं आगे कल करूँगा। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, आगे और इस पे हम डिस्कस करेंगे, और भी चीज़ें आपको स्पष्टीकरण कर देंगे। इसी तरीके से जो प्रश्न के पीछे तर्क दे रहा हूँ, तथ्य दे रहा हूँ, इसी के इर्द गिर्द ही आपकी परीक्षा में भी सवाल ऐसे ही बनाए जाएंगे, है ना। बस चीज़ों को ध्यान से केवल समझते चलो। इस समय प्रैक्टिस छोड़ना नहीं है आप लोगों को। प्रैक्टिस अब डेली ही होगी कहीं ना कहीं आप लोगों की, इसलिए प्रैक्टिस छोड़ना नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू सर। चलिए कोई बात नहीं। आज गुड नाइट, थैंक यू सर। चलिए गुड नाइट सभी लोगों से।